मॉर्निंग, आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। अमेरिका में फेड की बैठक का आज अंतिम दिन है। भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे बैठक के नतीजे आएंगे। इससे पहले सोने की चाल सुस्त है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1100 के नीचे बना हुआ है। चांदी में भी छोटे दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कल पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 19 लाख बैरल गिर गया है और भारतीय बाजार खुल गए हैं। आपके सामने चांदी है। चांदी की ओपनिंग हो रही है 33,872 रुपए के साथ। हरे निशान पर चांदी फिलहाल नजर आ रहा है। वहीं सोना भी हमने जिस तरह का दबाव देखा है उससे ऊपर उठते हुए 24,784 पर सोना आज ओपन हो रहा है। क्रूड में दबाव नजर आ रहा है और ये एक ट्रेंड है जो हम लगातार देख रहे हैं। 3,071 पर क्रूड नजर आ रहा है। नेचुरल गैस दबाव के एक लंबे दौर के बाद आज 182 रुपए पर खुल रहा है हरे निशान के साथ। मेटल्स की अगर बात करें तो 343 रुपए पर कॉपर ओपन हो रहा है। निकल भी आज मजबूती दिखाने में कामयाब हो रहा है। 721 रुपए 50 पैसे पर निकल हमने देखा। एल्यूमिनियम 103 रुपए 90 पैसे पर है अभी। लेड 110 रुपए 15 पैसे के साथ तेजी के साथ खुल रहा है। तो वहीं जिंक में भी 126 रुपए 90 पैसे का स्तर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। सोयाबीन की बात करें तो 3,294 रुपए पर सोयाबीन मजबूती के साथ ओपन होते हुए आज के ट्रेड में। सोया ऑयल भी मजबूती के साथ ही हरे निशान पर खुल रहा है। मस्टर्ड सीड 4,145 रुपए के साथ हरे निशान पर ओपन होता हुआ मजबूती यहां पर भी नजर आ रही है। आज कमोडिटी बाजार रिलेटिवली दूसरे हफ्ते के मुकाबले हरे निशान पर है, लेकिन गेहूं में दबाव साफ दिख रहा है। चना 4,566 रुपए पर हरे निशान के साथ ओपन होता हुआ। धनिये में भी आज मजबूती देखने को मिल रही है। 11,529 के साथ तेजी के साथ खुल रहा है धनिया। जीरा दबाव में 14,810 का स्तर जीरा में नजर आ रहा है। चीनी में दबाव जारी है। 2,030 रुपए का स्तर चीनी में हमें देखने को मिल रहा है। कॉटन की बात करें तो 14,780 पर कॉटन ओपन हो रहा है। तो हमारे साथ हैं डेस्टिनी कमोडिटीज के मनीष शर्मा। गुड मॉर्निंग मनीष। आज फेड की बैठक के आउटकम का इंतजार है और इससे पहले सोने में पैसा लगाना ठीक रहेगा और क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे इसमें सर? जी, सोने में अगर आप देखें 1097 के आसपास ट्रेड हो रहा है। काफी क्रूशल लेवल है, बट लगातार हमें फ्लैट टू नेगेटिव बायस ही देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स पे और वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ पर सेल करने की राय होगी। एक स्टॉप लॉस रखे 27,000 के आसपास और टारगेट होगा नीचे में 26। सेल करके चले। ओके, सेल करते चलें सोने में। लेकिन सर चांदी में क्या करने की सलाह देंगे आज आप? जी, चांदी में 34,200 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में मुझे लगता है एक बार 33,000 तक के लेवल टच हो सकते हैं। ओके, 33,000 के लेवल तक टच हो सकते हैं चांदी में बता रहे हैं मनीष। लेकिन मनीष कल की बढ़त के बाद क्रूड आज फिर से दबाव में दिख रहा है। क्रूड में किस तरह के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? क्या करेंगे आज आप इसमें? क्रूड में लगातार हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें 3,000 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जहां पर उसके जो प्रीवियस लोज थे 2850 वहां तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कोई भी उछाल आता है तो वहां पर लॉन्ग एग्जिट करने की सलाह होगी। और नेचुरल गैस हमने देखा पूरे हफ्ते जहां वो 180 का लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा था, आज 182 पर खुला है नेचुरल गैस। क्या करें नेचुरल गैस में सर? जी, नेचुरल गैस में मोमेंटम में भी अपसाइड का बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। 180 का क्रॉस लेवल करने के बाद इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं। 178 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे इसमें और आने वाले दिनों में इसमें 185, 187 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सरप्राइजिंगली आज बेस मेटल्स भी हरे निशान के साथ खुल रहे हैं। क्या करें बेस मेटल्स में? कॉपर को लग रहा है कि चीन से सपोर्ट मिल रहा है अब जाकर। जी, बेस मेटल ओवरऑल पैक देखे तो काफी ज्यादा गिरे हुए थे, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड थे, तो शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना थी। यहाँ पर कोई भी उछाल आता है तो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की राय होगी। और मेटल्स में कौन से मेटल पर आपकी खास नजर रहेगी आज के लिए? जी, निकल में ज्यादा रहेगी क्योंकि 700 के आसपास काफी अच्छा बेस बना हुआ है। मुझे लगता है इसमें अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो 770, 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
शुक्रिया मनीष जी, हमारे वक्त निकालने के लिए। डेस्टिमनी के मनीष शर्मा हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह की स्ट्रैटेजी पर नजर है ये समझ रहे थे हम इनसे। ताजा अपडेट हम आपको कमोडिटी बाजार का दिन भर देते रहेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दें कि एग्री कमोडिटी में किस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं। निर्मल बैंक कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडेक्स पर हल्दी अगस्त वायदा में 6800 रुपए पर खरीदारी करें। ऊपर में भाव 7100 रुपए तक जा सकता है। इस सौदे में 6690 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी सोया तेल है। इसके अगस्त वायदा में 568 रुपए पर खरीदारी करें। ऊपर में भाव 578 रुपए तक जा सकता है और इस सौदे में आपको 561 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो फिलहाल कमोडिटी बाजार अपडेट में इतना ही। लेते हैं ब्रेक के बाद हम लेकर हाजिर होंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजारों पर एक नजर डालते हैं। सेंसेक्स अभी तक 95 अंकों की मजबूती के साथ 27,554 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी हमें करीब 30 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 8,366 पर निफ्टी दिख रहा है। मिड कैप में 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी भी सुबह से आज हर निशान पर कारोबार कर रहे हैं। करीब 90 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में नजर आ रही है और यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं। 975 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, तो उसमें 333 शेयर हैं जो अभी गिर रहे हैं। और हिंडाल्को, HCL टेक, HDFC, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये हैं कुछ निफ्टी के गेनर स्टॉक। और अगर बात की जाए वो स्टॉक जिनमें दबाव नजर आ रहा है, उसमें PNB जिसने कल अपने नतीजे पेश किए, वहां दबाव दिख रहा है। ITC, ONGC, NTPC, टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। और शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा। गुड मॉर्निंग मानव। एक्सपायरी से बस अब एक दिन दूर है, क्या लग रहा है कहाँ हो सकती है एक्सपायरी? ये महीना बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है और आज इंट्राडे के लिए निफ्टी को आप कहाँ देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, जो एक्सपायरी हमें लग रही है कहीं ना कहीं आई थिंक 8400 के आसपास एक्सपायर होएगा। आई डोंट थिंक एक्सपायरी विल गो बिलो 8330। निफ्टी में 8300 और 8350 के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है जो 9 अगस्त के लो के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। एंड रिसेंटली निफ्टी ने भी ऑलरेडी लास्ट 4 दिनों में एक काफ़ी शार्प डाउनसाइड देखा है। तो आई थिंक जो पैरामीटर्स है इंट्राडे चार्ट्स में काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुके हैं। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस आने की संभावना रहेगी। तो उसके चलते मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेड लेना चाहे ऑन इंट्राडे बेसिस भी, तो निफ्टी में बाय लॉन्ग साइड ही लेना चाहिए। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के डे लो के नीचे, एंड अपसाइड 8400 के आसपास टारगेट बना सकते हैं बाय टुडे और बाय टुमारो। ओके, सो एक्सपायरी 8400 के आसपास या फिर 8400 तक होते हुए मानव देख रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं थर्मैक्स के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। और मेरे साथ है थर्मैक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर MS उन्नीकृष्णन। गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। पहले तो अच्छे नंबर्स, इसके लिए बधाई। मार्जिन काफी स्ट्रांग दिख रही है दोनों ही एनर्जी और एनवायरमेंट सेगमेंट में। इस मार्जिन एक्सपेंशन को आप कितना सस्टेनेबल देख रहे हैं सर? मार्जिन जो लेवल तक पहुंच गया है उधर वो सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। शायद क्वार्टर ओवर क्वार्टर नहीं हो पाएगा, पर पूरा साल के लिए जो संभावना है हमारा, उसके मुताबिक हम इसके आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि डबल डिजिट तक पहुंचना है, उसके लिए कोशिश जारी रखेंगे। तो मार्जिन के बारे में तकलीफ नहीं है, पर थोड़ा बहुत टाइट रहेगा। ओके, तो अगर आप कह रहे हैं सिचुएशन थोड़ी सी टाइट है, तो मैं आपके ऑर्डर इनफ्लो को भी समझना चाहूंगी। ऑर्डर बुक आपको कैसी दिख रही है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी? अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझा पाएं। प्रियंका, ऐसा कि हमारे जैसे कंपनी का 2 तरीके का ऑर्डर आता है। एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में जाते हैं, जिसकी वैल्यू रहेगा 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, करीबन 1 कोटी रुपया सिंगल प्रोडक्ट का रहेगा। वो जाते हैं इंडस्ट्री जैसे है फूड प्रोसेसिंग, फार्मा
लाइट इंजीनियरिंग, बेवरेजेस, ये सेक्टर से हमको ऑर्डर्स आते रहता है। आज का दिन में भी अच्छा ऑर्डर आ गया है, पहले क्वार्टर में भी आ गया है। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड है, जो रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके साथ से सीमेंट की ऑर्डर आएगा, स्टील के आएगा, जिसके वजह से सीमेंट कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब जो सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, ये सेक्टरों में से बिल्कुल कोई भी नए इंक्वायरी नहीं आ रहे, ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कंक्लूजन होने की उम्मीद भी है। तो एक सेक्टर जो जैसे बोला कि नॉन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, इंडिपेंडेंट कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर में से ऑर्डर्स अच्छा आ रहा है और हमारा उम्मीद है आगे जाके भी आते रहेंगे। दूसरा एरिया में शायद और लंबा वक्त लेने वाला है बड़े बड़े ऑर्डर आने के लिए, तो प्रोजेक्ट्स ऑर्डर्स कम है, प्रोडक्ट ऑर्डर्स ज्यादा है, वो तो डोमेस्टिक मार्केट के हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में एक क्वार्टर में हमारा ऑर्डर्स पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर से तकरीबन 15-20% ऊपर ही है, पर उधर कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन करेंसी तकरीबन 20-25% पिछले 9 महीने में नीचे आ गया है, करेंसी डिप्रिसिएशन। जापानीज येन भी डिप्रिशिएट हो चुके हैं। तो एक साल पहले ऐसा होता था कि इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारा बराबरी चाइनीज था, जिसके साथ हमारा लड़ाई होते थे ऑर्डर्स के लिए। उसके जगह पे आज का दिन में यूरोपियंस भी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, जापानीज भी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, तो कस्टमर को बड़े चॉइस है। तो हमारे जो उम्मीद है जैसे कि बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे इंटरनेशनल से, उतना आसान नहीं है। पर जो कस्टमर्स हमारे साथ पहले काम किया है, जिन्होंने हमारा प्रोजेक्ट, जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके, वो लोग हमारे पास वापस आएंगे, इसलिए कि हमारा काम अच्छा रहता है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहता है, हमारा क्वालिटी यूरोपियन का तुलन में भी कुछ खराब नहीं है। पर उतना आसान नहीं है। हमारा कंपनी का अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वजह से जो फायदा होता था एक आधा साल पहले, वो थोड़ा कम होने वाला है आगे जाके, जब तक के लिए हमारा करेंसी भी डिप्रिशिएट ना हो जाए। एब्सोल्युटली सर, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या इस तरह की सिचुएशन में डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह से कंसर्न्स हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनली? डोमेस्टिक मार्केट में हमारे यही उम्मीद है कि हमारे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है इकट्ठा बैठे, बाकी चीज के लिए वो लड़े, बट अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ावा जो इकोनॉमी के, उसके लिए उनको इकट्ठा करना चाहिए। जब तक के लिए कुछ नए पॉलिसी डेवलपमेंट करने चाहिए, जो लैंड एक्विजिशन के बारे में, जीएसटी के बारे में, और जो भी पॉलिसीज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, जब तक के लिए सरकार की तरफ से नहीं होगा और नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो रोड के बारे में हो, पोर्ट्स के बारे में हो, एयरपोर्ट्स हो, डैम्स हो, ये सब सरकार की परमिशन के अलावा नहीं हो सकता है। वो आगे जब तक नहीं बढ़ेगा, मेरा ख्याल से ग्रोथ इन द लार्जर इंडस्ट्री विल बी लिमिटेड। तो दैट इज समथिंग विच वी आर ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, दैट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग जॉब्स, the government and the opposition, all of them should work together, and then let them fight elections. Once that is over, they should work together. That's my personal plea to all of them, because we are not seeing any kind of an improvement in the infrastructure area, which we thought is high time that we started. Otherwise, for example, there aren't too many power orders getting finalized. For every percentage of GDP growth expected, we need a 1% increase in power capacity expansion. इसका मतलब है कि एक साल में हमको तकरीबन 20-25 हजार मेगावाट का नया प्लान का ऑर्डर फाइनलाइज करना चाहिए। उसका जगह पे पिछले साल में हुआ तकरीबन 7-8 हजार। तो आगे जाके हमारा डेफिसिट बढ़ने वाला है, तो कहां से इकोनॉमी बढ़ेगा? तो यही हमारा उम्मीद है डिमांड के बारे में। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ऑयल रिलेटेड इकोनॉमी थोड़ा तकलीफ में, तो मिडिल ईस्ट की मार्केट धीमी रह जाएगा, पर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट पिछले 2-3 साल से जो पॉजिटिव साइन दिखाई दिया है वो कंटिन्यू रहेगा। अफ्रीका में भी हमारा उम्मीद है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आ ही जाएंगे, पर यूरोप और अमेरिका कम रहेगा। पर हमारा जैसा कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी का बड़े बड़े एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया में होता है, मिडिल ईस्ट होता है, यूरोप और अमेरिका कम रहता है। तो हमारा ख्याल से एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहिए आगे जाके।
शुक्रिया MS उन्नीकृष्णन हमारे साथ थे थर्मैक्स लिमिटेड के बेबाक बात करते हुए कि किस तरह से कंजम्पशन स्टोरी ने बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो नहीं उठ रहे हैं उसका असर केवल इनकी कंपनी को ही नहीं, इंडस्ट्री पर भी ये बुरा असर आते हुए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, वक्त है, अभी काम और बेहतर होगा, ये भी कहना है इनका। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आगे हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। तो ITL का वक्त है इस समय और देखते हैं वहां पे किस तरीके का मुकाबला चल रहा है, क्योंकि बाजार में जिस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं उसके बीच में कौन कितनी ज्यादा कमाई कर रहा है। तो आप देखेंगे नितिन कुमार सिंह 160% की कमाई अब तक कर चुके हैं, वहीं तुषार 136% की कमाई कर चुके। पूरे ट्रेडिंग बोर्ड में देखिए 100 से 160% की शानदार कमाई हमारे ट्रेडर्स कर चुके हैं। लेकिन विमेन्स लीग में देखें वहां किस तरीके का नजारा दिख रहा है, वहां कौन लीड कर रहा है। गीता सिंह 37%, मधु वेद 26% और गीता त्यागी 19%। तो यहाँ पे भी 20 से 40% की रेंज में तमाम सारे जो महिलाएं हैं वो ट्रेडिंग कर रही हैं और कमाई करने लिए। कमोडिटी में देखिए विश्वनाथ दत्तात्रेय 38%, राजेश कुमार अग्रवाल 37% और राजू सोलंकी 23%। तो यहाँ पे भी कमोडिटी में भी जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही है, भले ही क्रूड हो या गोल्ड हो। लेकिन रैंक किस तरह से बदल रही है, कौन ऊपर जा रहा कौन नीचे। जगेश वसंत 20वीं रैंक में थे जो अब गिर के 2093 रैंक में पहुंच गए हैं, तो ये एक बड़ा नीचे गया। अभिषेक को आप देखिए वो भी 26वीं रैंक से 2029वीं रैंक में गिरे, फिसल गए हैं, भारी नुकसान किया, 60% नुकसान किया, इसलिए रैंक तेजी से नीचे गई। कमोडिटी में देखते हैं वहां किस तरीके से रैंक बदल रही है। सबसे पहले महिलाओं वाला देखिए आप, प्रणीता 12वीं रैंक से 615वीं रैंक पे, आंचल जो है 30वीं रैंक से 563वीं रैंक पे और मीनाक्षी 14वीं रैंक से 544 में। तो रैंक काफी तेजी से बदल रही, शायद ट्रेड जिस तरीके से इनिशिएट करते हैं उसमें थोड़ा सा दबाव है। दीपक को देखिए कमोडिटी ट्रेड में 4थी रैंक से ये भी 86वीं रैंक पे पहुंच गए हैं और देश ओम प्रकाश ये 17वीं रैंक से 90वीं रैंक पे पहुंच गए। तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही, क्योंकि जो पहले की हमने आपको ट्रेडिंग आज की दिखाई उसमें दूसरे लोग हैं और ये ट्रेडिंग लगातार चेंज हो रही। तो यही इस खेल का मजा भी है, यही इस ट्रेडिंग का मजा भी है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, पोजीशंस बदलती हैं और कमाई भी आप करते हैं। आप भी कर सकते हैं, बिना देर किए हुए आप इंडियन ट्रेडिंग लीग में जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। 25,000 रुपए कि आपको मिनिमम इसमें डिपॉजिट रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा आप रख सकते हैं। रकम कैश के बजाय शेयर के तौर पे भी आप रख सकते हैं और फिर शुरू करिए ट्रेडिंग। बड़े से बड़ा ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए लगेगी और इसके साथ ही आप 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं अगर आप नंबर 1 ब्रोकर, नंबर 1 ट्रेडर बन के सामने आते हैं। तो देर मत कीजिए, लॉग इन करिए, ट्रेड करिए और देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में बढ़त पर कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी 1/4% से ज्यादा ऊपर, बैंक निफ्टी में भी आधे % से ज्यादा की तेजी। निफ्टी जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी कल। CNBC आवाज के पोल में 38% ब्रोकर्स ने माना 8400 से लेकर के 8450 के बीच एक्सपायरी संभव। वेदांता और येस बैंक के नतीजों पर बाजार की नजर। वेदांता का मुनाफा 136% बढ़ने का अनुमान, येस बैंक का भी मुनाफा और NII दोनों बढ़ने की उम्मीद। स्पाइस जेट के अच्छे नतीजों के बाद बाजार को जेट एयरवेज से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद, शेयर 11% तक चढ़ा। आज बंद होगा बायकॉन की रिसर्च ऑन सिंजीन का IPO। कल शाम ही पूरा सब्सक्राइब हुआ इशू, IPO का रिटेल हिस्सा 1.5 गुना भरा। और पूर्व राष्ट्रपति कलाम के पार्थिव शरीर को लेकर विमान रामेश्वरम रवाना। आज 7 बजे तक होगा अंतिम दर्शन। कल अंतिम संस्कार में शामिल होने PM भी जाएंगे रामेश्वरम। तो शेयरों पर सलाह देने के लिए फिलहाल मेरे साथ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा। और आज सौदा आपका है पुणे स्पेशल। सीधा रुख करते हैं पुणे के दर्शकों के सवालों का। निशिकांत जी का पहला सवाल पुणे से ही। नमस्ते निशिकांत जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो जी,
जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ से पहुंच रही है। आप बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? मेरे पास मैंने 400 शेयर 650 से जेंसर टेक्नोलॉजी में लिया है जी। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और दूसरा सवाल है मेरा मदरसन सुमी 100 शेयर लिया है 487 से। ओके, तो एक में हो रहा है मुनाफा, जेंस्टार में आपको ऑलमोस्ट 216 रुपए का मुनाफा हो रहा है, मदरसन सुमी में आपको 148 रुपए का नुकसान हो रहा है। मानव, आपने सुना निशिकांत जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है, जेंस्टार टेक्नोलॉजी और मदरसन सुमी। लंबी अवधि पर इनकी नजर है, इन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक टिके रहना चाहता हूं। ये दोनों आपको कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर और कैसे लगते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल, सबसे पहले जेंसार की बात करेंगे। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड जिस तरीका का इस स्टॉक में मोमेंटम देखने मिला है, आई थिंक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर एक साल का अगर उनके पास व्यू रहेगा तो ये स्टॉक में उनको डेफिनेटली यहाँ से और 30 to 35% अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉक लास्ट 3 से 4 सालों में बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है एंड कंजर्वेटिवली ये स्टॉक ने बहुत अच्छे फॉर्मेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए हैं। जिस तरह का अभी भी मोमेंटम हम देख रहे हैं, आई थिंक डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। सो डेफिनेटली ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मदरसन सुमी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को डेफिनेटली इन्हें होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे तो एट करंट लेवल्स भी थोड़ा और ले सकते हैं। अगले 3 से 6 महीनों में हमारा इसका अपसाइड टारगेट अराउंड 450 का बनता है। ओवरऑल स्टॉक ने काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास जब भी रीटेस्ट करता है वहाँ से एक ज़रूर नया हाई बनता है। रिसेंटली जिस तरह स्टॉक गिरा है, मुझे नहीं लगता यहाँ से और ज़्यादा डाउन साइड रहेगा। वॉल्यूम्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन में इसके ऑसिलेटर्स है अभी भी बाय मोड में है। तो दोनों स्टॉक्स में होल्ड कीजिए, दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे। डेफिनेटली एक साल के अंदर उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, सो मदरसन सुमी और जेंसार टेक्नोलॉजी दोनों में होल्ड की सलाह मानव आपको दे रहे हैं। और अब पुणे की माधुरी से बात करेंगे, जानेंगे कौन सा शेयर है इनके पास। माधुरी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। ल्यूपिन के शेयर मैंने 1820 में लिए हैं, अभी 100 शेयर्स हैं, अभी उसको रखूं या बेचूं? ओके, तो 100 शेयर है इनके पास, 1820 इनकी खरीद का भाव रहा है, नुकसान में बैठे हुए हैं। मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। माधुरी जी हैं पुणे से, आज हम पुणे स्पेशल लेकर आए हैं। पूछ रही थी कि ल्यूपिन में क्या करना चाहिए। 100 शेयर है इनके पास, जो खरीद का भाव है उससे तो नीचे है, नुकसान में अभी, पर आप ल्यूपिन को कैसे देखते हैं? मॉर्निंग प्रियंका जी, आई थिंक क्लियरली नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे सब काउंट्स पे। टॉप लाइन ले, बिटा ले, बॉटम लाइन ले, और उनकी जो ओवरसीज एक्विजिशन है काफी एम्बिशियस एक्विजिशन है, जिसपे मार्केट कैप टू सेल्स का वैल्यूएशन लगा है 9.2 टाइम्स, हमें काफी एक्सपेंसिव लगता है। तो इवन दो द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि FY18 के बाद जो सिनर्जीज हैं ये एडअप होंगी और यूएस मार्केट्स में एक एंट्री मिलती है। बट इन माई ओपिनियन अगेन आई थिंक जो A&D एप्लीकेशंस में एक स्लो डाउन दिखा था फॉर दिस क्वार्टर एटलीस्ट, और अगर हायर वैल्यूएशंस एट विच द इन्वेस्टर हैज बॉट द स्क्रिप, मुझे लगता है एक पेशेंस रखना पड़ेगा। शायद 1.5 years if she has that kind of a patience she can hold on to the stock. If not, then I think it's better that she looks at other plays within the private financial play, yeah, even housing finance companies like an LIC Housing. But definitely I think the stock will do better third quarter onwards. So पहले 2 quarters थोड़े sticky रह सकते हैं ये साल के, but from third quarter you will see all these efforts that the management is putting in its core business paying off. इसलिए अगर 1.5 साल का व्यू हो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। I think it's a qualitative stock, but valuations I think even at this level is a little bit high. So you need to give time. बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच ल्यूपिन पर माधुरी जी आपके लिए ये सलाह दे रहे हैं मयूरेश। मेहुल विश्वनाथ पुणे से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते मेहुल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्कार मैडम, एक्चुअली मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। आई वांट टू चूज बिटवीन IDFC और एक्सिस बैंक, तो इस समय क्या बेटर रहेगा मेरे पास 2 से 3 साल का होराइजन है। ओके, और राशि है आपके मेल के मुताबिक 1 लाख रुपए है जो आप लगाना चाहते हैं और एक्सिस बैंक और IDFC के बीच में आप चुनाव करना चाहते हैं। मयूरेश जी, आप मेहुल को क्या सलाह देना चाहेंगे? एक्सिस बैंक और IDFC, आप अभी बात कर रहे थे निजी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में, तो क्या 1 लाख रुपए 2-3 साल के लिए एक्सिस बैंक और IDFC में कहाँ लगाएं?
So I think within the private financial space, जैसे मैं कह रहा था, एक्सिस बैंक हमें काफी पसंद आ रहा है. नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग थे ये क्वार्टर के लिए, और जैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है ऑफ क्रेडिट ग्रोथ बिटवीन 18 to 20%, निम्स बीइंग मेंटेन्ड बिटवीन द 3.6-3.7% एंड एसेट क्वालिटी मोर और लेस हैज बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक. कैपिटल एडिक्वेसी इज क्वाइट स्ट्रांग. इनकी जो ब्रांच नेटवर्क है ये काफी स्ट्रांग है. सो ये सारे पैरामीटर्स यही इंडिकेट करते हैं कि जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन होगी ये सब्सटैंशियल होगी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो इन माय ओपिनियन अगेन येस, आई थिंक एक्सिस बैंक ऑन डिक्लाइंस एक बहुत बढ़िया बेट है. सिमिलरली आईडीएफसी को जैसे बैंकिंग लाइसेंस का एक अप्रूवल मिला है, एंड आईडीएफसी हैज गॉट कॉन्शियसली वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि काफी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है, एसएलआर, सीआरआर बीइंग वन ऑफ द मेनी, आई थिंक उसको एक फुलफिल करने के लिए उनको टाइम लगता है. इसलिए आई थिंक व्हेन अ न्यू बैंक इज गेटिंग फॉर्म, द फर्स्ट 1.5 year और 2 years में उनके जो रिटर्न रेशियोज रहते हैं थोड़े सबड्यूड रहते हैं. और आईडीएफसी के अगर हम कोर बिजनेस की बात करें तो काफी एक्सपोजर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सेगमेंट की तरफ था. तो मुझे लगता है एज द सेगमेंट्स मैच्योर एंड एज द केपेक्स एक्टिविटी इंप्रूव्स, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट जैसे सेगमेंट्स के कम होते हैं, एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स भी कम होंगे, एंड बैलेंस शीट ग्रोथ विल बी फ्यूल्ड सब्सटेंशियली, क्योंकि उनकी जो कैपिटल एडवोकेसी है ये भी काफी स्ट्रांग है. तो आई थिंक बोथ द स्टॉक्स आर लुकिंग इक्वली गुड, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू अप्रोच देम इज एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें ओवर द नेक्स्ट 3 months, so you will also avoid, if the markets fall from the current level, the impact cost of the stock going down. So I think yes, both the stocks are looking good. Invest बिल्कुल करें, declines पे करें, systematically करें, and have a view of more than 2 years. और अब नीलिमा है पुणे से ही हमारे साथ. गुड मॉर्निंग नीलिमा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैंने सन फार्मा के 100 शेयर लिए हैं 800 में. मैं 6 महीने तक वो होल्ड करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ, मुझे जरा गाइडेंस करो. और दूसरा सवाल मेरा ऐसा है, मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो वो कौन से सेक्टर में करूँ, जरा मुझे गाइडेंस करिए. ओके, सो पहले सन फार्मा का सवाल मानव जी आपसे पूछना चाहूंगी. 100 शेयर हैं इनके पास, 6 महीने का आउटलुक है नीलिमा जी का. किस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर हैं सन फार्मा के? देखिए, रिसेंटली जिस तरह के हमने डिक्लाइन देखी है विद शार्प गैप डाउन, कहीं ना कहीं स्टॉक्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी हैम्पर हो चुका है, एंड जिसके चलते आई थिंक स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक बार बेस बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, तो उसमें कुछ नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, एंड देन उसके बाद हमें कुछ रिकवरी डेफिनेटली स्टॉक में दिखेगी. स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1200 के लेवल से तो काफ़ी हद तक गिर चुका है, एंड मेरे हिसाब से यहाँ से और मैक्सिमम डाउनसाइड इज अनदर 5 to 8%. तो मुझे इमीडिएट बेसिस में स्टॉक में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, तो उसके चलते मैं उन्हें डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा. एंड अगर वो सपोज 6 से 8 महीने का डेफिनेट व्यू करते हैं, तो ये स्टॉक एक बार यहाँ से रिकवर होकर अपसाइड में 900 to 930 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके आसपास आ सकता है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फार्मा में हम नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करें कि अपने एक्सपोजर कम करें, एंड बिकॉज इस सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें टॉप आउट फॉर्मेशन देखने मिल रहे हैं. ओके, और मयूरेश आपसे रखूंगी नीलिमा जी का दूसरा सवाल आपके सामने. 1 लाख रुपए का ये निवेश करना चाहती हैं, कौन से सेक्टर्स आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे जहां ये निवेश करें? हम देख रहे हैं फार्मा में तो ऑलरेडी इनका एक्सपोजर है, कुछ और सेक्टर्स या फार्मा आपको लग रहा है इसमें और इन्हें ऐड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनका फार्मा में एक्सपोजर है थ्रू सन फार्मा, विच वी ऑल्सो बिलीव कैन डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2 years. हालांकि FY16 में थोड़े कंसर्न्स रहेंगे इंटीग्रेशन इश्यूज को लेके, जैसे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है. बट अपार्ट फ्रॉम फार्मा, आई थिंक द सेक्टर्स वी आर प्रॉब्ली लाइकिंग आर द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्पेसिफिकली स्टॉक्स लाइक एन एक्सिस बैंक, येस बैंक इज समथिंग वी आर प्रिफरिंग विद इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. LIC हाउसिंग इज समथिंग वी आर लाइकिंग. टॉप IT कंपनी, आई थिंक एक तो नतीजे काफी बेहतर आए थे उम्मीदों से, दूसरा आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, तीसरा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बोथ इन वॉल्यूम एंड रेवेन्यू टर्म्स आई थिंक द ग्रोथ कैन बी सब्सटेंशियल ओवर द नेक्स्ट 2 years. तो टॉप IT नेम्स लाइक एन इन्फोसिस और इवन समथिंग लाइक एन HCL टेक ऑन डिक्लाइंस काफी अच्छा कर सकता है. मिड कैप सीमेंट इज समथिंग वेरी वी आर लेइंग आवर बेट्स ऑन. हमें लगता है आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज 2 quarters जो काफी वीक रहते हैं सीमेंट कंपनियों के लिए, वंस रियलाइजेशन स्टार्ट इंप्रूविंग 3rd quarter ऑनवर्ड्स, 4th quarter ऑनवर्ड्स,
और जैसे EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन आता है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. सो स्टॉक्स लाइक JK Cement, JK Lakshmi Cement is something we are liking, and even a few mid cap stocks. So something like Bajaj Electrical और Decline, जहां हम पहले से ही कह रहे हैं एक टर्न अराउंड स्टोरी हमको दिख रही है. I think these are a few stocks that the investor can invest, but systematically करें, spread your investments across, सब एक टाइम पे investments ना करें, and spread it over 3 months. So I think you will have a better entry point into the markets. और अब बात करते हैं गोविंद से. नमस्ते गोविंद, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? बैंक ऑफ इंडिया है, 300 शेयर है, एवरेज 240 का है. अभी तो इसका भाव बहुत गिर गया है, 150 दिख रहा है अभी, कल 160 का. दिन ब दिन वो नीचे आ रहा है. क्या है इसका फ्यूचर? ओके, तो आप मुझे ये बताइए, आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या आप लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं? इसमें नुकसान तो आपको काफी हो रहा है इसमें. अभी देखो, ट्रेडिंग के भी लिए था, समझ लीजिए, और वो घाटा होने की वजह से मैंने अभी तक रखा है. तो अभी क्या करें उसको? ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत घाटा है. बताइए बिल्कुल फ्यूचर. तो बिल्कुल, पहले मयूरेश, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक सेगमेंट में ये बैंक आपको कहाँ दिखता है? गोविंद जी जैसे लोग परेशान है, 241 रुपए में खरीदा था, ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे उनके भाव से ठीक आधे भाव पर आ गया है बैंक ऑफ इंडिया. आप क्या करें? घाटा हो रहा है 92 रुपए का. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एसेट क्वालिटी को लेके काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है. कल इनके नतीजे आए थे, ऑन ऑल काउंट्स इट डिसअपॉइंटेड. तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू हैव टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, एंड लॉन्ग टाइम का डेफिनेशन यही होगा इन एक्सेस ऑफ 2 years, क्योंकि जैसे इनकी कैपिटल एडवोकेसी है, जैसे इनके एसेट क्वालिटी रेशियोज पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक काफी समय देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, एंड इवन फॉर द स्टॉक टू रिकवर. तो आई थिंक इवन द वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली लो फॉर बैंक ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट, दैट इज नॉट द सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट. आई थिंक कैपिटल एडवोकेसी के हिसाब से बैलेंस शीट ग्रो नहीं कर पाएंगे. काफी PSU बैंक्स हैव कॉन्शियसली रिड्यूस देयर क्रेडिट ग्रोथ, एंड दे हैव सिंगल माइंडेडली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रिकवरीज, अपग्रेडेशंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ देयर रेशियोज. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी आई है एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ. तो मुझे लगता है आई थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सो इफ द इन्वेस्टर हैज पेशेंस ऑफ मोर देन 2.5 years, he can probably stay in the stock. Otherwise, जैसे मैंने कहा, I think we are still preferring the private banking space. बिल्कुल, और कल जिस तरह के नतीजे भी आए हैं बैंक ऑफ इंडिया के, वो खास नहीं रहे हैं. इसलिए मयूरेश आपको सलाह दे रहे हैं कि या तो बहुत सारा पेशेंस हो कि आप 2-2.5 साल तक इसमें बने रहें, या एग्जिट करें बैंक ऑफ इंडिया से. लेते हैं ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक. आज सौदा आपका में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पुणे के दर्शक, पूछ रहे हैं अपने सवाल. आज है सौदा आपका पुणे स्पेशल. विमल भास्कर जी से बात करते हैं. गुड मॉर्निंग विमल जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मैं असाई सांगवान के बारे में पूछना चाहता हूँ. हाँ, कितने शेयर है सर? किस भाव पर लिया था? 200 शेयर है, 145.80 पे लिए थे. और अभी नुकसान भी हो रहा आपको 5 रुपए के आसपास पर शेयर. हाँ जी, और आइडिया के है मेरे पास 200 शेयर, 300 शेयर. आइडिया के 300 शेयर 192.20. ओके, दोनों में ही आप नुकसान पर बैठे हुए हैं. चलिए आपका सवाल रखते हैं मानव के सामने. मानव, आपने सुना इनके 2 स्टॉक, एक है इनके पास असाई सांगवान कलर्स जिसमें नुकसान हो रहा है इन्हें. आइडिया में भी इन्हें करीब 24 रुपए का नुकसान हो रहा है. कैसे दिखते हैं इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर? क्या सलाह देना चाहेंगे विमल जी को? देखिए, सबसे पहले असाई सांगवान की बात करेंगे. स्टॉक ने रिसेंटली काफ़ी टाइम से एक इरेटिक मोमेंटम देख रहे हैं हम. स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में है और वही रेंज में चल रहा है. बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपसाइड में ये स्टॉक का 150 का रेजिस्टेंस है. जिस तरीके के चार्ट फॉर्मेशंस देख रहे हैं हम लोअर लेवल्स में, जिस तरीके की बाइंग और वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, चांसेस है कि नियर टर्म फ्यूचर में मे बी विद इन अ मंथ्स टाइम एक अपसाइड ब्रेकआउट जरूर देखने मिल सकता है. तो और जो स्टॉक में करेक्शन हुआ है, आई
आई थिंक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज स्टॉक में प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों होना जरूरी होता है। एंड स्टॉक अगर आप देखेंगे भी तो काफी टाइम से पिछले साल सितंबर से करेक्टिव मोड में चल रहा है, तो उसके चलते मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जस्ट बिकॉज स्टॉक इराटिक है तो ये स्टॉक में एक 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड नियर टर्म में आई थिंक अगर 150 एक्सीड करेगा तो 180 के अपसाइड टारगेट आने के चांसेस रहेंगे। आइडिया में जो स्टॉक में हमने एक रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ब्रेकडाउन दिया है। स्टॉक अभी 160-165 के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ये चाहे तो अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एक बाउंस आने की संभावना है तो करंट लेवल्स में एवरेज कर सकते हैं। अपसाइड में वापस स्टॉक एक बार 180 तक लेवल्स के आसपास रिट्रेस करेगा और वो लेवल्स के आसपास वो आए तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक नियर टर्म पर्सपेक्टिव रेंज बाउंड टेरिटरी में रहेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आइडिया स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है एंड ये लेवल्स में भी एवरेज करने की सलाह रहेगी। और अगला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ है नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहती हैं? मेरे पास 200 शेयर्स है बैंक ऑफ इंडिया के, जो मैंने 300 रुपीज में खरीदी किए हैं, लेकिन अभी उसका भाव बहुत नीचे आया है, तो मैं रखूं या बेचूं, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि मुझे ऐसे बैंक खरीदने हैं तो वो कितने रुपए में मैं खरीदी कर सकती हूँ? ओके, मानव, बैंक ऑफ इंडिया पर एक फंडामेंटल व्यू हम मयूरेश जी का ले चुके हैं। आपसे भी समझना चाहूंगी आपको ये चार्ट्स पर कैसा दिखता है? 200 रुपए खरीद का भाव रहा है नेहा का, काफी नीचे है उससे अभी फिलहाल ये स्टॉक। और साथ ही में ICICI क्या प्रेजेंट जो करंट लेवल्स हैं वो एंटर करने का सही समय है? देखिए, मैं सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स के बारे में अपडेट करूंगा कि 2010 से ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। सो उसके चलते जिस तरीके का अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो डेफिनेटली इस लॉस को बुक करने की सलाह रहेगी, बिकॉज अगर इसमें कोई रिकवरी भी आएगी तो इट विल बी अ शॉर्ट लिव रिकवरी। तो उसके चलते स्टॉक को होल्ड नहीं किया जाए, बिकॉज अपना कैपिटल भी ब्लॉक करें और साथ में लॉस भी होए तो इन दैट केस डेफिनेटली स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। एक बार लॉस बुक करके शी शुड इन्वेस्ट fresh in some other stock. ICICI Bank का जो चार्ट फॉर्मेशन है, एक बार लग रहा है कि इसमें जो करेक्टिव फेज है डेफिनेटली एक महीना और शायद से इसमें हमें डाउनसाइड और देखने मिल सकता है, बट दिस स्टॉक इज एन आइडियल बेट टू बी बॉट एट लोअर लेवल्स। 260 और 270 का बैंड है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और अगर ये स्टॉक 260-65 के आसपास इन्हें मिल जाएगा बाय नेक्स्ट मंथ तो डेफिनेटली स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% का गिर चुका है। नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स जब भी ऐसे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वहां से रिटर्न आने के भी चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन मेरे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके शेयरों से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आज है पुणे स्पेशल। पुणे के दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछ रहे हैं शेयर से जुड़े अपने तमाम सवाल। नरेंद्र जी का सवाल सुनते हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्ते नरेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदे थे, 50 शेयर खरीदे थे। अब वो प्रॉफिट में है, लेकिन अभी उसके बोनस सारे शेयर होके 500 हो गए हैं। अब ये होल्ड करे या बेचे, आपकी जरा मैं सलाह चाहता हूँ। दूसरा जो एक शेयर है L&T 1685 में मैंने परचेज किया था। मेरे उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी कब तक बढ़ सकता है? 2000 तक मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो दोनों में ही आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। मयूरेश, SBI के बारे में आपने इनका सवाल सुना, और L&T में भी इन्हें क्या करना चाहिए? 1685 पर खरीदा था, फिलहाल स्टॉक अच्छा खासा उससे तो ऊपर ही चढ़ गया है, 1700 से ऊपर है। क्या करना चाहिए L&T में, और SBI पर क्या राय देंगे नरेंद्र जी को? तो क्लियरली आई थिंक SBI पे क्लियर होल्ड है। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक का सवाल है, स्टेट बैंक प्रॉब्ली होल्ड्स आउट और स्टैंड्स आउट ऑफ द लॉट। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है, इनकी जो रिटेल लेंडिंग है काफी हद तक सिक्योर्ड है। इनकी जो अगेन ब्रांच नेटवर्क है, इनकी जो ROEs आते हैं काफी स्टेबल है, और एसेट क्वालिटी थोड़ी वेरिएबल सी रिपोर्ट हुई है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कंसिडरिंग द बैलेंस शीट साइज, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स विल स्टार्ट ईजिंग आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स।
quarters, and this will be the first bank to bounce back, at least on the PSU side. तो मुझे लगता है I think State Bank is a definite hold. जहाँ तक L&T का सवाल है, I think numbers थोड़े निराशजनक रहे हैं, but I think again with the kind of management guidance कि 15% revenue और 15% order intake करेंगे, I think the streets have more or less gestated the fact कि जैसे हमने एक slowdown देखा है capex activity में, that has probably taken a toll. But with expectations of capex activity and investment activity reviving, L&T एक strong barometer होता है, and over the next few quarters, once the activity resumes, L&T will also be the first one to report better earnings. So yes, I think इनका जो hydrocarbon division है, heavy engineering division है, that is probably underperform, margin में थोड़ा contraction दिखा है. Energy vertical overseas में अगर हम देखेंगे Middle East में, because of fall in oil prices, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. But overall, I think अगर हम देखें एक SOTP calculation पे, तो there is a lot of value unlock proposals. I think L&T Importing अगर list होती है तो काफी value unlock होगी. इनकी real estate arm है, plus L&T Finance is there. We have obviously applied a holding company discount to that. तो SOTP valuation के हिसाब से I think whatever target price he is looking at, we actually have the target price in mind over the next 12 months. तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है. और अब विनय जी से बात करते हैं, पुणे से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ क्योंकि आज है सौदा आपका पुणे स्पेशल. विनय जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? नमस्ते. सबसे पहले तो बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ. दूसरी बात ये पूछना है मेरे को कि जो जनरल हमारी इंक्वायरी रहती है, क्वेरी कुछ प्रोग्राम के संबंध में या बॉटम लाइन टॉप लाइन ऐसा कुछ समझाते हैं, उसके लिए कोई आपके पास फोन नंबर नहीं है? हेलो, उसका कोई फोन नंबर? हम आपके सुझाव पर काम करेंगे सर. थोड़ा सा सजेशन कीजिए. दूसरी बात मेरी ये है कि HEG मैंने लिए इलेक्ट्रोग्राफिक HEG 150 शेयर्स लिए हैं 230 पर जी. और दूसरा लिया है टीवी टुडे भी 230 में ही लिया है और 4-6 महीने से लिए हूँ और 1 साल में रह सकता हूँ. लेकिन बताना ये है कि मैं एवरेज करूँ या निकाल दूँ या फिर उसको बेच ही दूँ, मतलब सेल आउट करूँ. ओके, चलिए आपके सुझाव पर हम काम करेंगे विनय जी, लेकिन फिलहाल आपके सवालों पर काम करते हैं. मानव, आपने सुना इनके पास एक है HEG 150 शेयर 230 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी. दूसरा टीवी टुडे, समझना चाहते हैं क्या करें. 219 पर दिख रहा है अभी ये स्टॉक, तो सोच रहे हैं कि क्या एवरेज करने का ये सही समय है. मानव, कैसे दिख रहे हैं दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर, क्या सलाह देंगे विनय को? देखिए, सबसे पहले हैक की बात करेंगे. स्टॉक काफ़ी टाइम से एक अंडर परफॉर्मर रहा है एंड अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट 1-1.5 सालों में स्टॉक 300 के ऐसे गिर के अभी 200 के नीचे आ चुके हैं. मुझे लगता है यहाँ से अगर ज़्यादा भी डाउन साइड रहेगा तो 180 तक रहेगा. बट मैंने यही बोलूँगा कि इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करे कि इसमें कुछ और भी स्टॉक्स काफ़ी उन्हें अच्छे लेवल्स पे भी मिल रहे हैं. अगर ये चाहे तो हैग में से डेफिनेटली एक रिबाउंड मिले तो एग्जिट करके जैसे सीमेंस ले सकते हैं या वो चाहे तो कोल इंडिया ले सकते हैं. ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में हैं. उसके अलावा टीवी टुडे की बात की जाए तो टीवी टुडे का चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है. स्टॉक के पास एक सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है अपसाइड में 240-250 के आसपास एंड आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये स्टॉक एक्सीड करेगा वो रेजिस्टेंस तो अपसाइड एक बार 285 और 290 के टारगेट्स बनते हुए देख सकते हैं. एग्जिट करके करना चाहिए एंड टीवी टुडे में डेफिनेटली होल्ड करें. ऑलराइट, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक. सौदा आपका आज है पुणे स्पेशल और पुणे के प्रवीण जी हमारे साथ हैं अपने सवाल के साथ. प्रवीण जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? नमस्कार. मेरे पास अदानी है 150 शेयर 97 के भाव से और ITC है 150 319 के भाव से. तो अभी क्या करना है? ओके, दोनों में ही आपको मामूली सा नुकसान हो रहा है और कल ITC के नतीजों का भी इंतजार रहेगा बाजारों को. मानव, ITC और अदानी एंटरप्राइजेज, आपको दोनों चार्ट स्ट्रक्चर्स इनके कैसे दिखते हैं? प्रवीण जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इन दोनों में?
जी सबसे पहले आईटीसी की बात करेंगे। इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट 6-8 महीने में काफ़ी हद तक की करेक्टिव रैली कंप्लीट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है इस स्टॉक में ज़्यादा डाउनसाइड है। नीचे में 280 और 290 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है। अगर इनके पास थोड़ा और मीडियम टर्म होल्डिंग पीरियड है, से 6 से 8 महीने का, डेफिनेटली आईटीसी में होल्ड कर सकते हैं। अगर चाहें तो लोअर लेवल्स में अगर थोड़ा और पोजीशन ऐड करने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज जो भी मोमेंटम इंडिकेटर्स है आईटीसी के थोड़े डाइवर्जेंस दिखा रहे जो सजेस्ट करे कि बॉटम अभी नियर टर्म में बनता हुआ दिख सकता है। और 280 के आसपास आके स्टॉक एक बॉटम बना के फिर वहां से आपको इन्हें एक अपमूव रैली देखने मिल सकती है। अदानी एंटरप्राइजेज में जिस तरीका का मोमेंटम अभी हमने देखा है, तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देखिए। अगर अपसाइड में इनका रेट मिलता है तो डेफिनेटली अपसाइड में एग्जिट करने के चांसेस अच्छे रहेंगे, बिकॉज अदानी में मुझे लगता है एक राइज के बाद एक और एक डाउनफॉल आ सकता है। तो अदानी एंटरप्राइज में से एग्जिट करना चाहिए एंड ऑन द अदर स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करें। और अगर अदानी से एग्जिट करने की सलाह है तो कौन से शेयर्स हैं जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं मानव? जी करंट लेवल्स में जो हमें स्टॉक्स अच्छा लग रहा है करंटली है सीमेंस। स्टॉक ने एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म करेक्टिव रैली देखा हमने 1500 के लेवल्स हैं और करंटली 1380 1370 के आसपास एक अच्छा सा बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक बहुत टाइम तक एक अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, तो आई थिंक नियर टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक डेफिनेटली नया हाई बनाएगा। तो उसके चलते अगर ये सीमेंस में करंट लेवल में निवेश करेंगे तो अपसाइड इन्हें एटलीस्ट 20 to 25% देखने मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी रिसेंटली अपने रिसेंट हाई जो था इनका इसका था 410 का, वहां से एटलीस्ट 7-8% गिर चुका है। सो इट इज एट अ गुड अट्रैक्टिव लेवल, सपोर्ट्स के आसपास है। एंड स्टॉक के पास अभी भी जो हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स में मोमेंटम इंडिकेटर्स है क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि नियर टर्म में अगर ये स्टॉक एक हायर बॉटम बनाएगा एट 20 के लेवल्स, वहां से एक नया हाई बनने की चांसेस है। तो दोनों स्टॉक्स में मुझे एटलीस्ट अपसाइड 20 to 25% दिखता है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। और अब श्रीकांत है मेरे साथ पुणे से ही। गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ। रिलायंस के मैंने 3 साल पहले 1150 में 100 शेयर्स लिए थे, तो अभी वो बेचना चाहिए या अभी ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए? आप कुछ गाइडेंस दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो श्रीकांत जी का सवाल रखते हैं मानव के सामने। 1150 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी। मानव, क्योंकि इन्होंने एकदम क्लियरली कहा कि ये ट्रेडिंग के लिहाज से ही स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, रिलायंस के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं और श्रीकांत जैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे रिलायंस में? जी देखिए, रिलायंस का चार्ट फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। इन्होंने आई थिंक 1150 में लिया, तो आई अज्यूम इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो काफ़ी पुराना रहेगा। ट्रेडिंग अभी इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो गया है। उसके चलते मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि सिंस इनका कॉस्ट प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो रिलायंस का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 950 के आसपास। अगर लोअर लेवल्स में मिले तो डेफिनेटली एक बार एवरेज करें, ताकि अगर स्टॉक में नेक्स्ट टाइम रैली आए तो ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट और एटलीस्ट गेट सम प्रॉफिट्स। तो डाउन साइड में 950 का एक सपोर्ट है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे डेफिनेटली लगता है कि रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है एक बार 1150 to 1200 के हमें टारगेट्स बाय ईयर एंड देखने मिल सकते हैं। तो उसके चलते रिलायंस में डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। एंड इसमें थोड़ा वो अपना जो पर्सपेक्टिव है ट्रेडिंग का वो लोअर साइड में लेके एक बार मीडियम टर्म पे होल्ड करें तो अच्छा रहेगा। और हम आपको यहाँ बता दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अरुण सिंह है मेरे साथ और सौदा आपका है पुणे स्पेशल, तो पुणे से ही है अरुण सिंह भी। गुड मॉर्निंग अरुण जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग जी, पूछिए अपना सवाल। आई हैव 200 शेयर्स ऑफ जेके टायर। ओके, तो मैं उसको कब तक करूं? आई हैव बॉट देम एट द रेट ऑफ 89। ओके ओके, सो डू यू वांट टू, आपको ये प्रॉफिट अभी बुक करना है, इस पैसे की जरूरत है आपको या आप बने रह सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बना रह सकता हूँ। सिर्फ ये है कि प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। ओके, मयूरेश, क्या आप अरुण जी को सलाह दे सकते हैं जेके टायर में क्या करना चाहिए इन्हें? 89 रुपीज इनकी खरीद का पॉइंट रहा था।
Structurally, I think the tire industry is going through a very decent phase in terms of raw material cost going down. जैसे हमने रबर की प्राइसिंग देखी है, जो एक की रॉ मटेरियल होता है उसमें एक sluggish trend मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन्स मेंटेन रहेगी. हालांकि जनरली फॉर द टायर इंडस्ट्री आई थिंक द टॉप लाइन विल बी क्वाइट फ्लैटिश फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ दिस ईयर. चाइनीज इंपोर्ट्स आर ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ टोल. हाउएवर जेके टायर के जो वैल्यूएशंस है और जो अर्निंग्स मोमेंटम है, हमें लगता है आई थिंक काफी सब्सटैंशियल हो सकता है अगले एक साल में. टॉप लाइन कैन ग्रो एनीवेयर बिटवीन 10 and 12%. EBITDA मार्जिन शुड बी मेंटेन बिटवीन 12.5-13.5% रेंज, और बॉटम लाइन में 20% की छलांग आ सकती है. मुख्य कारण यही होंगे कि इनका जो ट्रक एंड बस रेडियल कैपेसिटी है, देयर इंक्रीजिंग दैट फ्रॉम 1.5 million tons to 2.3. पैसेंजर व्हीकल कैपेसिटी इज गेटिंग एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 million tons to 10 million tons. और इन्होंने जो टॉर्नेल का एक्विजिशन किया था, एक मैक्सिकन एक्विजिशन 2009-2010 में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पे डिविडेंड्स इन अ कंसोलिडेटेड बेसिस. तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. वी ourselves as per our research outlook have a target of 129. ओके, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहने वाले हैं स्टॉक्स फटाफट के साथ. सीधा चलते हैं, महिंद्रा लाइफस्टाइल पेश कर अपने Q1 के नतीजे. सीधा चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. My points of happiness with you and which gives me the optimism as we move forward. First of all is that the volumes, normally the first quarters are not a very good quarter for any company, especially when you're in discretionary product, and a 50% growth in volume is a very good news from me, and it has come from all across the country. That's what makes it even happier. But the better news is that the majority of the increase, and I was told it's about 8% increase, 46 to 54, is coming from non-conventional sources like referrals. Referrals, as you know, demonstrates the customer confidence in the product. Forget the cost reduction and increase in sales. To me, the happiness comes from the fact that it is a complete endorsement of your existing customers that they believe in you. The other good news is that inventory addition momentum continues. We added 409 rooms in the last year. We've added one new resort in Munnar this year with 51 rooms, and Mr. Singh and his team have plans to spend 600 crores on our own developed properties, some greenfield, some brownfield. In addition to that, you will probably see during this year some opportunistic acquisition, both in ASEAN region and in the country. With this, I would request Mr. Singh to share some of his reasons for this exceedingly good performance in difficult times. Mr. Singh. Thank you, Mr. Nanda. I think तो शानदार नतीजों के साथ महिंद्रा हॉलिडेज अपने नए एमडी कविंदर सिंह को भी इंट्रोड्यूस कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह मुश्किल समय में भी इनके बिजनेस ने अच्छा किया है और अच्छे नंबर्स के साथ ये मौजूद हैं. इसकी डिटेल एनालिसिस हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का. शुरू करते सवालों का सिलसिला. मानव चोपड़ा मेरे साथ बने हुए हैं फटाफट जवाब देने के लिए. हर्षद का पहला सवाल नोएडा से, जो जानना चाहते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में. 500 शेयर ₹56.50 में इन्होंने खरीदारी की है. रेन इंडस्ट्रीज में क्या करें मानव? देखिए, ये स्टॉक को अभी हमने जो देखा है, इसमें करंटली एक जो मोमेंटम हमने देखा है डेली चार्ट्स में, इसमें कुछ खास दिख रहा नहीं है, तो इसके चलते एट दिस करंट लेवल इसमें डेफिनेटली सेल करने की सलाह रहेगी. संदीप जी के पास है टाटा ग्लोबल के 50 शेयर, ₹149 इनकी खरीद का भाव रहा है. क्या सलाह देंगे इसमें सर? टाटा ग्लोबल में डेली चार्ट्स में एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, एंड वीकली चार्ट्स में भी अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक में इट्स अ बाय ऑन डिप्स. वरुण जी के पास है मैन इंफ्रा के 2000 शेयर, ₹25 में खरीदारी की थी.
मैन इंफ्रा रिसेंटली काफ़ी टाइम से एक डाउन मूव ही चल रहा है एंड कंटिन्यूसली अपने इमीडिएट सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है, सो ये स्टॉक में सेल करने की सलाह है। अगला स्टॉक रिलायंस पावर का राजेंद्र जी जानना चाहते हैं 1000 शेयर है, 226 रुपए में खरीदारी की है, होल्ड या सेल? ये स्टॉक डेफिनेटली सेल रहेगा बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक अंडर परफॉर्मर रहा है एंड इमीडिएटली स्टॉक्स भी देख रहे हैं लार्जर टाइम फ्रेम में अभी भी एक डाउन ट्रेंड में। एचएल भंडारी के पास है ऑन मोबाइल के 2715 शेयर, 36 रुपए में खरीदारी की थी। ऑन मोबाइल में अगर आप हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टॉक एक बहुत अच्छे से मोमेंटम बेसिस में चल रहा है, डेफिनेटली करंट लेवल्स में एक बाय करने की सलाह है। हरिद्वार के सुभाष जी जानना चाहते हैं सेरा सैनिटरी में क्या करें, 34 शेयर 2834 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए ये स्टॉक लास्ट 6 महीने में काफ़ी हद तक एक बार गिर चुका है, सो करंट लेवल्स में भी अगर इसका जो मोमेंटम देख रहे हैं तो अभी भी यहाँ से और 10% डाउन से देखने के चांसेस रहेंगे, सो इट्स डेफिनेटली अ सेल। अगला स्टॉक रैलिस का जो है रविंद्र जी के पास 100 शेयर 231 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है सर। स्टॉक में भी रिसेंटली जिस तरीका का हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है एंड स्टॉक ने जिस तरीके के सपोर्ट्स ब्रेक किया, आई थिंक नियर टर्म में स्टॉक में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सो इट्स अ सेल। नवल जी के पास है पीपावाव डिफेंस की 300 शेयर 74 रुपए में खरीदारी की थी, क्या करना चाहिए? ये स्टॉक में अपसाइड में काफ़ी सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता स्टॉक में और यहाँ से 4 to 5% अपसाइड की संभावना है, जिसके चलते स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इट्स अ सेल ऑन राइज। अगला स्टॉक सिंटेक्स का 1880 शेयर है, राहुल जी के पास 116 रुपए के प्राइस पॉइंट पे खरीदा था। स्टॉक रिसेंटली अपने रिसेंट हाई से अच्छी तरह से गिरावट देख चुका है, ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक अच्छा सा रिबाउंड आने के चांसेस रहेंगे, सो इट्स अ बाय। और इसके साथ मानव जी शुक्रिया आपका, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर, कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई, आपने कई सारी सलाह दी है। I don't have any positions in the stock discussed, but we have definitely recommended to our clients. धन्यवाद आपका कि आपने हमारे वक्त निकाला। मानव चोपड़ा से तो हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मयूरेश जोशी बने हुए हैं, आपके बाकी बचे सवालों का जवाब देंगे। सौदा आपका के पुणे स्पेशल लेकर हम अभी हाजिर हो रहे हैं। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज हम लेकर आए हैं पुणे स्पेशल, जिसमें हमारे पुणे के दर्शक जुड़ रहे हैं, पूछ रहे अपने सवाल। खुशबू जी है मेरे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग खुशबू, बताइए कौन सा शेयर है मैम आपके पास? गुड मॉर्निंग, मेरे पास आईसीआईसी बैंक है, 300 के भाव के 100 शेयर है। और दूसरा पैसे का मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर, वाह। हाँ, उसके लिए मुझे जानना था कि होल्ड करें या अभी बेच दें। ठीक है, चलिए आपका सवाल रखते हैं मयूरेश के सामने। मयूरेश जी, 57 रुपए के मुनाफे पर खुशबू बैठी हुई हैं, क्या इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए या और इंतजार करें? प्रॉफिट और ज्यादा हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक में है। इन्वेस्टर एज अ टाइम in 12 months डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। येस, आई थिंक द बैंक हैज बीन गोइंग थ्रू स्ट्रेसफुल टाइम्स एसेट क्वालिटी को देख के, और जैसे इन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि क्रेडिट कॉस्ट थोड़े एलिवेटेड साइड पे रहेंगे, इनकी जो रिस्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन है इज इन एक्सेस ऑफ 1500 crores टू से द लीस्ट फॉर दिस क्वार्टर, और जैसे स्लिपेजेस आ रहे हैं आई थिंक दैट कैन हैव सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर में कि FY16 विल बी मच बेटर, हमें लगता है आई थिंक प्राइवेट स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो वन बैंक दैट वन कैन होल्ड ऑन टू, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 12 महीने का व्यू रखें, वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट बैंक। तेजेश से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजेश, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास अस्टिक लाइफ के 200 शेयर्स है 272 पे लिए हुए हैं, और दूसरे हैं अशोक लेलैंड के 200 शेयर्स 82 पे। ओके, एस्टेक लाइफ साइंसेज और अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए तेजेश को मयूरेश जी?
प्रियंका जी, क्लियरली आई थिंक एस्टिक में रिसर्च कवरेज नहीं तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अशोक लेलैंड डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। जैसे इनकी एमएचसीवी सेगमेंट में एक सुधार दिख रहा है, डिस्काउंटिंग पर व्हीकल इज गोइंग डाउन, एलसीवी सेगमेंट इज ऑल्सो गेनिंग ट्रैक्शन। मुझे लगता है आई थिंक पंतनगर से जो वॉल्यूम्स आएंगे, बिकॉज दैट इज वन प्लांट वेयर दे गेट एक्साइज बेनिफिट्स, वहां पे वॉल्यूम रैंप अप विल बी मॉनिटरेबल। दूसरी बात, आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन विल बी वेरी एविडेंट, क्योंकि जैसे हम खुद एक अनुमान लगा रहे हैं कि एमएचसीवी एक्टिविटी हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, they should start picking up meaningfully generally for the industry. Ashok Leyland being one of the market leaders should contribute meaningfully. Even on the defense segment, I think order flow काफी substantial हो सकता है in the next few years. तो मैं काफी optimistic हूँ इस स्टॉक पे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट मयूरेश जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है सर। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? क्योंकि जो भी स्टॉक्स हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया। धन्यवाद आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। मुझे ये इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।